नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किसानों के आंदोलन का 20वां दिन, किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। 20 तारीख को करेंगे मौन व्रत। उत्तरकाशी में घोटाले के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, डाक विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। 2 करोड़ गबन का मामला। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन पर उत्तराखंड में सियासत तेज, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष पर उकसाने का आरोप लगाया। डोईवाला में इको फ्रेंडली पार्क से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है थानो इको पार्क, थानो रेंज जुटा रहा सुविधाएं। काशीपुर में अवैध खनन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, लगातार मिल रही शिकायतों पर किया एक्शन। 3 जांच केंद्र बनाकर की जा रही है कार्रवाई। बर्फ और भीषण शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, अगले 2 दिन में बारिश और बर्फबारी का आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बाजपुर के ग्राम बेरिया दौलत में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 31 लाख की लागत से बने भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों में कमी न आने की भी बात कही। बता दें कि बाजपुर में ग्राम बेरिया दौलत कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 1 करोड़ 38 लाख की लागत से बने राजकीय इंटर कॉलेज बेरिया दौलत का फीता काट कर शुभारंभ किया। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बुक्सा जनजाति के लिए 60 लाख की लागत से बने बुक्सा परिषद भवन एवं 4 दीवारी ओर से 32 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का बुक्सा जनजाति के लोगों ने भव्य स्वागत किया। जो बेरिया दौलत इंटर कॉलेज का भवन ही बहुत ही ध्वस्तीकरण के कगार पर था, तो वहाँ नए भवन के निर्माण के लिए हमने 1 करोड़ 35 लाख रुपया स्वीकृत कराया। आज वो भव्य भवन बनकर तैयार हो चुका है और उसका लोकार्पण हुआ है। और दूसरा बुक्सा जनजाति परिषद के भवन का निर्माण और जो हमारा सामुदायिक भवन है। खबर रुद्रपुर से है, जहां कृषि कानून के समर्थन में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कृषि कानून का स्वागत किया, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बता दें कि संशोधित कृषि कानून के पक्ष में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा रुद्रपुर मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इतने अच्छे कानून के लिए मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को किसानों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। किसान है जो भारत सरकार ने कृषि बिल बनाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और कई सालों से किसानों का जो उपज है, इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति ना बनने की वजह से किसानों की हमेशा फसल बर्बाद होती थी। इनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता था। इन सब कलंकों को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने जो कृषि बिल लेके आई है और जो किसानों को एक खुला बाजार दिया है। कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने अपनी बात पहुंचने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में पत्रकार वार्ता कर कृषि कानून के प्रावधानों को जनता के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद कई स्थानों पर बीजेपी नेता प्रेस वार्ता कर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हरिद्वार के सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हरिद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की। जगजीतपुर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर निशंक ने कृषि कानून के संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया और कृषि कानूनों को पूरी तरह किसानों के हित में बताया। एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, न मंडियों को खत्म किया जा रहा है, बल्कि जो किसान मकर जाल में फंसा हुआ था और वो अपनी उपज को अच्छी तरीके से बाहर नहीं बेच सकता था, उसके लिए अब छूट है कि यदि उसको मंडी से ज्यादा कहीं मिलता है तो मंडी तो उसके लिए है ही है, लेकिन उसको ये भी छूट होगी कि वो अपने फसल की अच्छी उपज, अच्छे दाम वो कहीं से यदि उसको मिलती है तो कर सकता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने घर में भी बैठ करके अपने ही राज्य में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यदि वो विस्तार कर सकता है, अच्छी उपज दे सकता है, तो उसके लिए छूट। संसद में कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में इन कानूनों के बारे में बोला था
अपने घोषणा पत्र में 2019 का घोषणा पत्र यदि कांग्रेस का आप देखेंगे तो उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही है जो कानून हमने तैयार किया। अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के बयान के बाद जिले के युवा बेरोजगार में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने रुद्रप्रयाग जिले में 16,000 लोगों को रोजगार देने का झूठा बयान दिया है, जो हास्यास्पद है। लॉकडाउन में 30,000 से ज्यादा लोग घर लौटे थे। इनमें 20,000 के करीब रोजगार न मिलने के कारण वापस भी लौट गए और बाकी लोग रोजगार की आस में लगे हुए हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में विकास योजनाओं की बैठक लेने पहुंचे प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि रुद्रप्रयाग जैसे छोटे जिले में लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में करीब 16,000 बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए जिलों में प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ अभिनव प्रयोग हर जिलों में किए जा रहे हैं, उसकी आज समीक्षा बैठक की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे 5 विभाग हैं, एलाइड विभाग, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, हमारा पशुपालन है, डेयरी है, कोऑपरेटिव है, इन विभागों ने अब तक लगभग 4300 से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार और रोजगार दिया है। जो माननीय मंत्री जी का जो कल बयान आया है कि रुद्रप्रयाग में 16,000 युवाओं को रोजगार दिया गया, वो बड़ा ही हास्यास्पद बयान था उनका। और मैं मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं तो धरातल पे कहाँ है, आपको इसका जवाब भी देना चाहिए। और जहाँ तक रुद्रप्रयाग की बात है कि ये बड़ा हास्यास्पद जवाब था उनका। उत्तरकाशी के ढाटी धनारी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ग्रामीणों के खाते से पोस्ट मास्टर द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए के गबन के मामले में आज धनारी क्षेत्र में विभिन्न गांवों के ग्रामीणों डुंडर तहसील मुख्यालय पहुंचकर उग्र धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डाक विभाग और जिला प्रशासन से के खिलाफ नारेबाजी कर पोस्ट मास्टर द्वारा गबन की गई धनराशि को शीघ्र लौटाने की मांग उठाई। हालांकि ग्रामीणों की पूर्व दी गई आंदोलन की चेतावनी से पहले डुंडा पुलिस ने डाक विभाग की प्रारंभिक जांच में गबन की पुष्टि होने पर बीते देर रात आरोपी पोस्ट मास्टर धर्म सिंह शाह को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बनाना भी कोई अधिकार नहीं रहे। 3 महीने गए कि कागज जमा करना, कोई सुना ही नहीं करनी। सरकार हमारे क्या चाहिए कि क्या पैसा इकट्ठा करी दूध बेची तब हम अपने जीवन के बचाए, कुछ पूरे नहीं थे। अपने बच्चों को भी नहीं बचाए, क्या बोल कुछ न बोला हमारे लड़के तो हम कुछ करूँ ना अपन पूरे बस आज देखा कुछ नहीं हमारा। सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध खनन को रोकने के लिए तहसील प्रशासन ने 3 जांच केंद्र बनाकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी से गुजरने वाली कोसी नदी में अवैध खनन लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। पर जो खनन की निकासी हो रही है उसके लिए हमारी 3 चेक पोस्ट बनाई गई हैं। एक बाजार घाट है, हाथीकुंडा पे और सीसम घाट पे। यहाँ पर हमारी राजस्व की टीम लगी हुई है। वो जो भी वाहन आएगा उसकी उनको रॉयल्टी चेक करनी है कि कोई भी वाहन बिना रॉयल्टी के ना निकले और किसी भी वाहन का वजन अधिक ना हो। जो उसकी मानक है 102 कुंटल, 75 कुंटल, 90 कुंटल, उस मानक के अनुसार रखे। इसीलिए हमने 3 चेक पोस्ट यहाँ पर बनाई हुई हैं कि कोई अवैध खनन यहाँ पर ना हो। 4 दिन इसमें से 2 दिन से ऊपर के तो 3 बट्टे चल रहे थे, लेकिन यहाँ नीचे के एक रामकिशोर वाले की गन मीटर ख़त्म हो गए थे। बाकी 2 ने शायद अपने पर्सनल रीजन से बंद किया था। उनसे कल हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हम शुरू करने वाले हैं, हमारे स्टाफ की थोड़ी कमी थी, इस वजह से हम नहीं चला पाए थे। खबर बेरीनाग से डीडी हाट नगर की 6 वर्ष पूर्व से वेल इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकी निर्माणाधीन रामगंगा नदी पीपिंग पेयजल योजना का पहला ट्रायल शुरू कर दिया गया है। थल से 2 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित अमलिया गांव पर 3000 LPM पानी पहुंचने का ट्रायल सफल रहा। अब जल्द ही डीडी हाट नगर तक पानी पहुंचने के लिए आस बन चुकी है। विधायक बिशन सिंह चौपाल ने बटन दबाकर ट्रायल शुभारंभ किया। बटन दबाते ही प्रथम ट्रायल में पानी अमलिया गांव के पंपिंग स्टेशन तक पहुंचा। डीडी हाट जो लिफ्ट पेयजल योजना थी यहाँ पर, उसका आज ट्रायल किया गया, जिसमें आपके 4 पंप लगे हुए हैं, 3 स्टेशन है। आज जो हमने ट्रायल किया 2 स्टेशन तक हमने ट्रायल किया, दोनों स्टेशनों तक पानी सुचारू रूप से चला। अब आगे के 3rd जो स्टेशन है उसके लिए हमने विभाग के जो अधिकारी थे यहाँ पर
आपके जल निगम वाले भी और एएनएम वाले भी, उन दोनों विभाग वालों से हमने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी आप इस काम को जो कमी रहेगी उसको पूरा करें और जल्दी से जल्दी डियार नगर वालों को पानी मिले, इसलिए उसको निर्देशित किया गया विभाग के अधिकारियों को। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि अगले साल हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए राज्य सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। सरकार कोरोना की आड़ में कुंभ का आयोजन कराने से बच रही है। महाकुंभ से 1 महीने पहले सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अब कुंभ कार्यों की तिथि को आगे बढ़ा दिया है, जिससे साफ है कि सरकार कुंभ के आयोजन से बचना चाहती है। राज्य सरकार ने अब कुंभ कार्यों को पूरा करने की तिथि बढ़ा दी है। कहा है कि जनवरी के आखिर तक। जब काम होते तब तो तिथि बढ़ाने का कोई फायदा भी था। ये काम 1 महीने पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, और ताकि कुंभ के समय तक शहर चाक चौबंद नजर आता। लेकिन आप तो पहले ही मान करके चले थे कि कुंभ को खाली सिंबॉलिक तरीके से करना है। देहरादून के कोटद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के निर्माण के लिए एक कंपनी को 20 करोड़ रुपए का भुगतान पर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला करोड़ों रुपए के कथित घोटाले को लेकर चर्चा में आए उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनी निर्माण कर्मकार बोर्ड से जुड़ा हुआ है। शासन ने संज्ञान में लिया है। कोटद्वार में बनाए जा रहे ISIS अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। कर्मकार बोर्ड से किया गया है, लेकिन इसमें धनराशि भुगतान की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। वहीं पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी को 20 करोड़ रुपए पहली किस्त दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम सचिव अनुमोदन शासनादेश के बाद ही कार्यदायी संस्था को 20 करोड़ रुपए की पहली धनराशि दी गई है। सभी काम नियमानुसार किए गए हैं। सरकार को थोड़ी समय में तो सरकार में हुई हूँ जिसे अनुमोदन लेने के बाद, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी से अनुमोदन लेने के बाद, श्रम सचिव के द्वारा कार्यदायी संस्था का शासनादेश जारी करने के बाद, श्रम सचिव के द्वारा 50 करोड़ रुपए के लिए SI और BOCW को निर्देश देने के बाद, शासनादेश के बाद ही BOCW और SI के हमारे अधिकारियों ने, जो भारत सरकार की सरकारी एजेंसी है, जिसको मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद कार्यदायी संस्था नामित किया गया। कृषि कानून को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए और उससे इसीलिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते किसान इसको विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि MSP सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन किसान इसको समझने की बजाय इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस MSP को समाप्त करेगी और उसमें संशोधन करेगी, और उसके आधार पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। तो और उन्हें कहा कि ऐसे आंदोलन को जनता विरोध कर रही है। आज भी बात करने के लिए बचाए रखने के लिए ये जिस प्रकार से बरबरा राव की फोटो लग रही है उनके आंदोलन में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो लोग इन नारों को लगाने के कारण से जेल में हैं, उनके फोटो वहां लगाकर कह रहे हैं कि इनको रिहा किया जाए। किसानों के आंदोलन का इससे क्या लेना देना है?
जनता देख रही है इसे। कर्मकार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने के बाद तक बोर्ड के मामलों में करीब चुप्पी साध रहे हरीश सिंह रावत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विस्तार से अपना पक्ष रखा। हरीश सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत को टारगेट करते हुए अपने कार्यकाल और हरीश रावत के कार्यकाल को लेखा जोखा पेश किया। कामकार कल्याण बोर्ड में हुए कथित घोटाले मामले की जांच जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में छोटे कर्मचारी और बड़े अफसर भी नपने वाले हैं। न इसमें गबन हुआ, न इसमें नियमों की अनदेखी हुई है। अगर वित्त से परमिशन लेनी है तो माननीय मुख्यमंत्री ने माना कोई निर्देश दे दिया या श्रम मंत्री ने कोई निर्देश दे दिया, तो ये सचिव श्रम का काम है, ये सचिव श्रम का काम है कि वो उसकी माननीय मुख्यमंत्री के दिए गए निर्देशों का अनुपालन के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करें। लेकिन जब उसने शासनादेश जारी कर दिया तो ये BOCW के अधिकारियों को क्या पता कि इसमें वित्त सचिव की तुमने अनुमति ली कि नहीं ली, वित्त विभाग की अनुमति ली कि नहीं ली। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा परिसर में सभा मंडप का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से बचाव की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने विधानसभा अध्यक्ष को तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू किसान बिल के विरोध में जारी किसानों के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन को लेकर विकास नगर रामपुर क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक समर्थन रैली भी निकाली। किसान बिल को काला कानून बताते हुए इसे वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहना है कि केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी फैसले लेने का काम कर रही है और अब देश के अन्नदाता को केंद्र सरकार के इस काले कानून को बनाकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि इस काले कानून के विरोध में पचवादून क्षेत्र में किसानों की एक महापंचायत का आयोजन कर दिल्ली कूच किया जाएगा। मांग को लेकर के दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन सरकार उसकी कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ किस देश के पेट पालने की बात है, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा। किसान तो ये कह रहा MSP जो बिल है, भाई हमारा जो रेट है हर जो है, मतलब आप ये देख लो जितने भी पूंजीपति उद्योगपति हैं देश में, न सरकार उनका रेट तय करती, मतलब हर पूंजीपति अपने माल का तय भी स्वयं निर्धारित करे। भैया हम सब लोगों की मांग है, जो ये 3 बिल काले कानून के रूप में इन्होंने मोदी जी ने जो है किसान पे थोपे हैं, इतने तक ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, इतने तक कोई भी किसान आराम से नहीं बैठेगा, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। आज कुछ हमारी बिकाऊ मीडिया टीवी पे गलत दिखा रही, कहीं इखलासी तानी बता रहे काश्तकारों को, कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए बता रहे, कहीं चीन से जुड़े हुए बता रहे। बाहर का आज हमारी सरकार क्या कर रही है? अगर वो कह रही है कि पाकिस्तान का हाथ है और चीन का हाथ है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के बाढ़कोट में जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली चक्र गांव
उपराडी व साडा मोटर मार्ग को लेकर सड़क ग्राम सभा के महिलाएं एवं पुरुष जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे। बता दें कि चक्र गांव उपराडी साडा मोटर मार्ग को निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसमें उपराडी ग्रामीणों के विरोध के कारण साडा गांव में सड़क से वंचित रह रहे थे, जिसमें विभाग ग्रामीणों को गुमराह करने का कार्य को अधूरा में छोड़कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे थे। सड़क से वांछित होने की सूचना मिलते ही साडा ग्रामीणों ने बच्चों सहित विभाग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम बाटकोट से मुलाकात की व सड़क मार्ग को निर्माण कार्य में जल्दी शुरुआत करने की मांग की। के जो ग्रामीण है इनकी मांग है कि इनके गांव तक सड़क का निर्माण किया जाए और सड़क इनके गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ऑलरेडी स्वीकृत है। कतिपय लोगों का जो उपराड़ी में है वो सड़क को लेकर के खेत ना देने के संबंध में विरोध है, जिसके क्रम में पूर्व में भी जांच की गई है और उनसे वार्ता भी की गई है। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जो पीएमजीएसवाई है वो अगले 1-2 दिन में यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। विगत काफी वर्षों से रोड से वंचित है। अब जब वर्तमान समय में जब साड़ा उपराड़ी मोटर मार्ग का जो निर्माण कार्य सुचारू हुआ है तो इसमें जो रोड है अभी उपराड़ी तक आ चुकी है, लेकिन जो विभागीय लापरवाही के चलते हमारी जो साड़ा की ग्राम सभा है आज भी रोड से वंचित है। हम लोग यहाँ पे आए हैं काफी लोग, तो हम लोग अपने जो झंडा कंडे के साथ यहाँ पे आए हो इसलिए आए कि हमें रोड मिले, क्योंकि जो हमारा जो गाँव है आज भी हमें यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे अपनी माँ बहनों को साथ जो भी सामान ले जाना पड़ता है अपनी पीठ पे लाद के ले जाना पड़ता है। वो 20 वर्षों से पुरानी थी, जो कि हमें सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने बड़ी मदद की और हमें सड़क दी, लेकिन 5 किलोमीटर सड़क कटनी थी, लेकिन पीएमजीएसवाई के उच्च अधिकारी ने इस सड़क को 3 किलोमीटर में पूरा करना चाहता है। 2-4 ग्रामीण भी उपराड़ी गांव के हैं जो कि उनसे मिले जुले हुए हैं, ठेकेदारों की मिली भगत है सबकी, और इस काम को जो है बीच में जो है लटका दिया है। सितारगंज में 26 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के बाद पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे सभासदों और ठेकेदारों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने सितारगंज के बाजार में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि 26 दिन से आंदोलन चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रशासन सत्ताधारी प्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और हम ऐसे इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे और ना ही ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमारे सितारगंज को दबाने का काम कर रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान आवास योजना का कार्य न होना और कर्मचारियों पर दबाव बनाने के विपरीत अपनी मांगों को लेकर धरने पर पालिका अध्यक्ष, कर्मचारी व ठेकेदार बैठे थे। सूत्रों की माने तो जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना देने के लिए रुद्रपुर गए हैं। सभी प्रदर्शनकारी और उनके समर्थन में धरना देने पूर्व मंत्री तिलकराज बहड़ और पूर्व विधायक नारायण पाल भी पहुंचेंगे। देखिए 26 दिन से आंदोलन चल रहा है, प्रशासन बिल्कुल मूक हो गया है, वो सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि वो एक यहाँ पर जो सत्ताधारी प्रतिनिधि है उनके इशारे पर काम कर रहा है और अब उनके इशारे पर काम करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, ना ऐसे प्रतिनिधि को बख्शेंगे, ना ऐसे अधिकारियों को बख्शेंगे जो है कि हमारी सितारगंज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रुद्रपुर में नगर निगम के पर्यावरण मित्र अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार बहिष्कार पर चले गए। कर्मचारियों की मांग है कि नगर निगम से ठेका प्रथा खत्म की जाए और मृतक परिवार को पारिवारिक पेंशन ग्रेजुटी का भुगतान किया जाए। 2018 में नियमित हुए पर्यावरण मित्रों का पीएफ काटा जाए, जिसको लेकर वह अपने कार बहिष्कार पर चले गए हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी निगम प्रशासन से कई बार वार्ता की गई, उन्हें ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उनके द्वारा कार बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वह कार बहिष्कार पर रहेंगे। 5 सूत्र की मांग है। एक तो ठेका प्रथा यहाँ से खत्म की जाए, सुस्ता समिति यहाँ पर लागू करी जाए, जो कि नगर निगम प्रशासन अपनी तरफ से सैलरी देगा ठेके वालों को, जो निगम कर्मचारियों को देगा। और 2 कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है, उनको यहाँ पर सर्विस देनी चाहिए, दोबारा मिलनी चाहिए, वो नहीं दी गई। वन सेटलमेंट वालों को काशीपुर में नौकरी मिल चुकी है 3 लोगों को। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिनमें से चारों प्रस्ताव कैबिनेट को अपनी मंजूरी दे दी है। पहला 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट को मंजूर मिला। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती का प्रस्ताव, भर्ती में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराने की मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा। पीजी करने वाले डॉक्टर से अब कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। वहीं कैबिनेट ने यूपीसीएल वित्तीय लेखा रिपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूर किया है। विद्युत नियामक आयोग विनम को सदन के पटल पर रखा जाएगा। लगभग 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा शीतकालीन सत्र में आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट टाइगर सफारी उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागाड़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की परखों को रेंज में बनाने जा रही है। प्रदेश के वन व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 150 करोड़ की लागत से बनने वाली देश की पहली टाइगर सफारी बनने के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि टाइगर सफारी में 2 बाड़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बाघों को देखने के लिए देश विदेश से पशु प्रेमी पहुंचेंगे। वन मंत्री ने कहा कि इसका प्रारंभिक बजट की व्यवस्था टाइगर फाउंडेशन से की गई है। देश के अंदर टाइगर रिजर्व में पाखरों कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये पहली टाइगर सफारी है जो टाइगर रिजर्व में बनी जाएगी। ये 106 हेक्टेयर में बनने की, और इससे केवल उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को लाभ होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के जीव जंतु प्रेमी कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देखने के लिए पाखरों आएंगे, और इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, उत्तराखंड के रोजगार के सृजन में बहुत बड़ा एक छलांग हम सोचते हैं इस टाइगर सफारी के खुलने के बाद लगेगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में रुद्रपुर जिला मुख्यालय में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। सभी किसानों और राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी पीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देने पहुंचे। किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक लिया गया, जिसके बाद किसान डीएम को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। जब काफी देर के बाद डीएम रंजना राजगुरु ज्ञापन लेने नहीं पहुंची तो किसान नेता द्वारा ज्ञापन फाड़कर एसडीएम जगदीश कंडपाल को थमा दिया गया। इस दौरान किसानों ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुद्रपुर पहुंचे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह डूडा ने बताया कि किसान किसी कानून को लेकर अपना विरोध जताते हुए भारत सरकार को इससे वापस लेने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के दफ्तर ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले, जिससे आक्रोशित होकर ज्ञापन को फाड़ दिया गया है। उन्होंने किसानों के आह्वान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचकर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। है डीएम सब नहीं आए, क्यों नहीं आए हमारा ज्ञापन लेने के लिए? किसानों में रोष है, किसान नहीं मानते कि मुझे कह रहे एक आदमी आ जाओ, किसान नहीं मानते। अगर मैं चले जाऊं तो किसान फिर मेरे को जूते मारेंगे, मैं क्या करूं? अच्छा, तो मेरी भी मजबूरी है, मैं किसानों के साथ हूं, किसानों ने मुझे चुना है, तो मैं किसानों की बात क्या मानूंगा? नहीं मैं नहीं। आपने ज्ञापन फाड़ा है, क्यों फाड़ा है? क्यों फाड़ा? जब लेने कोई नहीं आ रहा, हमने चाटना था उसको, क्या करना हमने ज्ञापन को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।